हाय एवरीवन, वेलकम टू सारथी। और आज हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये दो चीजें हम लोगों ने समझी थी वेलोसिटी में, और फिर स्पीड के अंदर भी ये दो चीजों को फर्दर समझ। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेक्टोरियली ये चीज होती है। ठीक है। फर्दर हम लोगों ने इससे पहले एक रिकैप में हमने ये चीजें सीखी। जो वेलोसिटी होता है तो चेंज इन पोजीशन होता है, तो पोजीशन आर होता है। ठीक है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। और हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग ये भी ले ली है, जो डीवी बाई डी टी है वो क्या है। डीवी बाई डी टी है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी चीज का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्सेलरेशन, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। अगर एक्सेलरेशन का हमें एवरेज लेना हो वो क्या हो जाएगा फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में फाइनाइट। ठीक है। हैविंग डन दिस, अब हम फर्दर बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ की। सबसे पहला ग्राफ हम लोगों ने अभी सो फार डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सटी ग्राफ। और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे बीटी ग्राफ, और एक तीसरा ग्राफ हो सकता है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो ये हम लोग तीन तरह का ग्राफ बच्चों डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के मोशन को स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो केसेस आ सकते हैं बच्चों, वो क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहला केस आता है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है। दूसरा केस आ सकता है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ही कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, तो होगा। थर्ड इज कि एक्सेलरेशन जीरो ना रहे, हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। ठीक है। फोर्थ हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। ये चार चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करते हैं। तो सो फार हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि अगर कोई क्वांटिटी y है का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो dy बाई डी एक्स जो है किसी x इक्वल टू लेट सपोज a पर, लेट सपोज वो x इक्वल टू a यहाँ पर है। अगर हम इस इंस्टेंट पे अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा ये वो रिप्रेजेंट करता है। और इसी को हम ये भी लिखते हैं बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वाई, ये वाई है यहाँ पे,
एक तो हम लोगों ने ये चीज सीखी थी, दूसरा एक और मैथमेटिकल हम लोग और सीखते हैं कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, हमने सीखा है अगर ये इस ग्राफ के अंडर का ये एरिया निकालना है बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये एरिया है, ये एरिया हो जाएगा आपका वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो चीजें सीखी और इसी का फर्दर हम इस्तेमाल करेंगे विद आवर रिलेशन। सबसे पहले हम अपने रिलेशंस लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले पता है एक हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन टू टाइम, ये सब इंस्टेंटेनियस लिखे जा रहा हूँ बच्चों में, वो क्या होता है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो जाता है एक्सेलरेशन। और इसी को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? दिस इज, these are the two relations have to do. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसी चीज को बच्चों इंटीग्रेट कर दे तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, डी डी टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा? लेट्स सपोज कि टी टी वन से टी टू अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बच्चों, आई विल गेट आर टू माइनस आर वन, है ना। ये डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस विल बी मोर लाइक दिस, ये डी आर हो गया का इंटीग्रेशन फ्रॉम आर वन आर टू, आई विल गेट डी टी टू माइनस टी वन। खैर मुझे पता नहीं है वो वी कांस्टेंट है या क्या है, मुझे वी के बारे में नहीं पता, मैं इसको इंटीग्रेशन से और ये हो जाएगा मेरा आर टू माइनस आर वन, ठीक है। इससे मुझे समझ में आना चाहिए, तो ध्यान से इस चीज को देखिए और इस रिजल्ट को देखिए कि अगर वाई एक्स एक्स वाई ग्राफ था या वाई एक्स ग्राफ था, तो वाई डी एक्स करके अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया था कि डॉट एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, हम लोगों ने वी डी टी कर दिया है, वी डी टी, ठीक है। वी डी टी का मतलब हो गया अगर हमारे पास वी टी ग्राफ है, तो अगर हम इस चीज को इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, मान लो ये वी टी ग्राफ है, दो पॉइंट के बीच जो इंटीग्रेशन है, यानी कोई जो एरिया है, ये एरिया लेफ्ट हैंड साइड वाला ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी वन, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो एरिया आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, कि आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वी केम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम हियर, यहाँ से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया अंडर टी ग्राफ जो होता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को भी फॉर्म में लिखूं, आई विल गेट ए डी टी बराबर वन से बी टू, ये फर्दर क्या हो जाएगा? माइनस बी, से भी मुझे फर्दर क्या मिला बच्चों? एरिया अंडर ए टी ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा? मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब अपने पहले रिजल्ट पे चलते हैं। पहला जो हम लोगों ने एक कंक्लूजन लिया था
कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट। तो ये जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, इससे हमें एक बात समझ में आएगी, वो ये आएगी, अगर वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है, तो अगर आर और टी दे रखा है, इससे कहना चाहिए आर टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, टी टाइम इंस्टेंट जो स्लोप होगा, क्या दे देगा हमें, आर टी ग्राफ का किसी टाइम इंस्टेंट टेंजेंट, और उसका जब हम स्लोप निकालते हैं, वो स्लोप जो हो तो वेलोसिटी हो जाएगा। एक और रिजल्ट आता है हमारा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, आरटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, आरटी ग्राफ इज वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम चौथा रिजल्ट देखें, तो समझ में आ जाएगा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अगर हमारा वीटी ग्राफ है, ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे, क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हैविंग डन ऑल दिस, मैं एक रिलेशन और स्टैब्लिश कर रहा हूँ एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हमने समझा है डीवी बाई डी। तो मैग्नीट्यूड की अगर फॉर्म में लिखे, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम ये भी लिख सकते थे, टी बाय एक्स टू एक्स बाय चेन रूल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो डी एक्स बाई डी टी इज अगेन वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी बाय, तो दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तीन चीजों का बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन देखिए क्या क्या है, डी बाई डी टी भी लिखते हैं, आर बाय, अगर मैं वन डायमेंशन में लिख रहा हूँ तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दूंगा, आर में, और वी डी वी बाय। तो ये तीनों जो हैं, ये एक्सेलरेशन को बता रहा है। वेलोसिटी को हमने बता ही दिया, एक्स बाई डी टी वन डायमेंशन में, और हमने डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया। तो क्या हो जाता है, एक्स टू या फिर डेल्टा एक्स। So we have learned these three. Along with these four conclusions, हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर जो स्लोप होता है, वो क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। ईटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन दे देता है। ईटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और एटी ग्राफ के जो अंडर एरिया होता है वो आपको वेलोसिटी का चेंज। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और अब हम देखेंगे कैसे ये रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर दी ग्राफ। लेट्स सपोज अपना पहला केस ले लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, एट रेस्ट। तो इस केस में बच्चों अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, लेट्स सपोज हम लोग सबसे पहले इसका एक्स ग्राफ प्लॉट करें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लेट्स सपोज इसका ये इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है, और ये चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा कि इसका जो पोजीशन है एक्स जो है वो हमेशा एक्स नॉट ही रहेगा, चाहे टाइम कितना भी बढ़ जाए। अच्छा, अब हमने इसके साथ एक फर्दर हमारा रिजल्ट क्या था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो समझ में आ रहा होगा ये क्या है, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या हो जाएगा इसका स्लोप, tan जीरो। tan जीरो क्या होता है, जीरो। मैंने यही सीखा था, वेलोसिटी जीरो हो जाती है रेस्ट के अंदर, अगर बॉडी रेस्ट पर है वेलोसिटी जीरो होती है, और पोजीशन। अब इसी का अगर मैं
पीसी ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो हमने अभी सीखा वेलोसिटी जीरो का मतलब ये चीज पूरे टाइम रहने वाली। अच्छा, इसी का अगर मैं एटी ग्राफ प्लॉट करूं, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर वेलोसिटी हमेशा जीरो रह रही है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, अगर वेलोसिटी में कोई change आया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन भी ऐसा ही जीरो रहेगा। ठीक है, आई होप सबको एटरेस्ट वाला कंडीशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन की? यह है कि वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब इसका हम सबसे पहले एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हम इसका एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और हमने ये चीज सीखा है कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर स्लोप नॉन जीरो है और स्लोप जो है वो नॉन जीरो भी है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है वेलोसिटी, इससे समझ में आ रहा होगा कि वो कुछ इस टाइप की लाइन होगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया था तो जीरो हो गई थी, इसकी स्लोप जीरो हो गया था लाइन का। ठीक है, तो लाइन जो होगी वो कुछ इस मेकिंग सम एंगल थीटा, सो दैट आपका वेलोसिटी इस केस रहेगा स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज tan थीटा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का अगर एक्सटी ग्राफ अगर आप प्लॉट कर, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्लाइंड होगा, मतलब एक्स एक्सिस से कुछ एंगल होना है। ठीक है, उन्होंने फर्दर बात कर लिया था कि अगर आप कोई भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लें, मान लीजिए ले लिया और मैंने एक इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखें, ये कहने का मतलब है दोनों का बी सेम है। ठीक है? और ये थीटा भी सेम रहने वाला है, tan थीटा भी सेम, जो परपेंडिकुलर आएगा ये भी सेम। तो यही चीज हमने सीखी भी थी, यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो दिस इज द एक्सटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। नेक्स्ट तो बात करेंगे का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम नहीं, पहले हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका देखें तो जैसा कि हमने बोला हुआ है कि वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट है, कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, ये आपका हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसी में अगर एक्सेलरेशन देखें, pt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो स्लोप अगर आप देखेंगे tan ऑफ जीरो हो जाएगा डिग्री एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, आप सब लोगों को समझ में आ रहा हो कि एक्सेलरेशन जीरो है, लाइन बनेगी। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अंदर एक नया टर्म और आएगा, एक नई प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने फर्दर अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, वो है एरिया का कंसेप्ट। तो एरिया का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं वीटी ग्राफ का एरिया निकालूं दो टाइम इंटरवल के बीच, जैसे सपोज ये T1 और ये T2 है, तो ये एरिया है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि एरिया कितना हो जाएगा, नॉट इंटू टू माइनस T1। ये जो एरिया है यही आपका डिस्प्लेसमेंट, T1 से T2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टाइम इंटरवल, वो हुआ है V नॉट इंटू T2। ये आप एनालिटिकली फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, V नॉट इंटू। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं
थर्ड केस की, विच इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। एक चीज आप थोड़ा बाद में प्लॉट करते हैं, पहले एक्सी बीटी ग्राफ प्लॉट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब हो गया बच्चों कि वीटी, हमें पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी tan थीटा। अब अगर लाइन हॉरिजॉन्टल, इतना समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट tan थीटा कांस्टेंट, मतलब जो भी ये कर्व होगा वो एक कांस्टेंट थीटा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस। अब थीटा जीरो नहीं हो सकता, अगर वो जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। दिस इज योर कर्व, टीटी कर्व का स्लोप है वो देखो कांस्टेंट है, tan थीटा रहेगा, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन इस कर्व का क्या होगा, दिस इज योर वीटी। और अगर मैं इसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट, तो आई विल फाइंड कि कुछ यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन प्लॉट है और वो है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और आएगा, यही एरिया वाला कंसेप्ट फिर से हम लगाएंगे। दो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे बच्चों डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, लेट्स सपोज कि ये कुछ वन है और अगर एक्स टू माइनस एक्स वन है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, ये मेरा हो जाएगा दिस एरिया। और आप सब लोगों को पता है कि अगर एक ट्रेपेजियम का एरिया लिखना हो तो कैसे लिखा जाए, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया लिखने के लिए दो तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला जो रेक्टेंगल है, रेड कलर दिखा रहा हूँ, ये रेक्टेंगल का एरिया अलग से दिखाइए और फिर इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा। या फिर सीधा एक फॉर्मूला भी होता है, कभी सीधे लगाने वाला है, हाफ टू, ये दूरी मैं एच बोल रहा हूँ, तो सॉरी बी बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो साइड है इसको साइड, अगर कोई भी ट्रेपेजियम है टाइप का ये लंबाई L1 है, ये L2 है और ये हाइट है, तो इसका एरिया बच्चों हो जाता है हाफ इंटू एच इंटू दिस साइड L1 प्लस L2। वही चीज मैंने यहाँ पे भी किया, H1 प्लस H2 का सम टू ये B, ठीक है। नाउ व्हाट इज B, अगर हम B को देखें, नथिंग बट T2, ठीक है। और अब बात करते हैं हम H1 और H2 क्या होगा, ठीक है। H1 हमारा और कुछ नहीं है, अगर हमारा इनिशियल बी नॉट है, ठीक है, ये स्लोप हमें पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ई इक्वल टू जीरो पे बी नॉट है, लाइन की इक्वेशन फटाफट बनाना, इक्वल टू जीरो पे बच्चों नॉट है, और वन पे इक्वल टू टी, ये बी वन, एच वन की जगह पे मेरे को क्या लिखना है बच्चों, और एच टू की जगह पे मुझे लिखना है, तो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का किसी दो टाइम इंटरवल एरिया निकालूं, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द चेंज इन, दैट इज ए नॉट इंटू माइनस टी, एरिया जो है, ठीक है, जो कि आप समझ भी सकते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आ गया होगा। अब इसमें एक क्रूशियल पार्ट आता है, ठीक है, वो आता है एक्सटी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, नाउ एक्सटी ग्राफ बच्चों जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्लोप और एरिया वाला कंसेप्ट बताया हुआ है। अब एक्सटी ग्राफ में अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को प्लॉट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ए जो होता है वो d2x/dt² है, यानी एरिया जो है एक्सटी ग्राफ का अगर स्लोप देखेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या देखना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, यानी इसका कर्वेचर देखना है, ये कर्व कैसा दिखता है। ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं हल्का सा बस इसको आपको अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मतलब कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, कैसे इसको अंडर करा जाता है, हम कर्वेचर देखते हैं और वो आपको दे देता है एक्सेलरेशन दिस एस्पेक्ट। लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में डिस्कस भी किया था। अगर मान लीजिए कोई वाई एक्स कर्व इस टाइप का है, ठीक है, कर्व दो तरह का हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, ठीक है। अगर कर्व इस टाइप का है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, तो अगर कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। और अगर कोई कर्व इस टाइप का है, देख रहे हैं, इसमें बन रहा था मिनिमा, यही मैंने मिनिमा की कंडीशन बताई थी आपको, तो इसमें बन रहा है मैक्सिमा। मैक्सिमा में कंडीशन में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, कि अगर आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा है तो कर्व का जो नेचर होगा वो क्या होगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव दे रखा है तो कर्व का नेचर कुछ कैसा ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें बेसिकली इस कर्व को मैं चार कर्व में डिवाइड करूंगा। दिस इज माई कर्व ए, माई कर्व बी, दिस इज माई कर्व सी, माई कर्व सी। अब इसके साथ मैं साथ में फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में बताऊँ। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो ये जीरो है, यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे ये ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे ये स्मॉलर देन जीरो। तो आई होप ये ग्राफ जो है, ये जो फिगर है, सब लोग आप याद रख लीजिए। अगर आपको ये पता है तो ऑल दीज। तो अगर हमें फॉर्म एक्सेलरेशन प्लॉट करना है तो हमें दो चीजें चेक करनी है। एक कि भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मेरा बेसिकली क्या मुझे पता चला इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एक्स ग्राफ का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी था। अगर एक्स ग्राफ का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूं तो वो मेरा वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव। इस तरह से एक्स ग्राफ का अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव लिखूं तो वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन भी मेरा पॉजिटिव। अब इसके अंदर हमें यहाँ से कर्व में देखना है कि वो कौन सा कर्व हो सकता है जिसके अंदर एक्सेलरेशन फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव। वो कर्व का नेचर है बी। अगर बी टाइप का नेचर का कर्व होगा तो वो इजीली मुझे मिल जाएगा। ठीक है, वो इससे मुझे समझ में आना चाहिए कि इसकी कुछ डिफरेंट एक्स नॉट रही होगी और कर्व का नेचर कुछ। आई होप सबको समझ में आ गया।
नेक्स्ट बच्चों जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट जो फोर्थ केस है हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारा फोर्थ केस था वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेल। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बच्चों देखो अब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है तो होगा क्या, हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन कैसा था, वेलोसिटी क्या, तो उसके लिए अगर हमें कोई रिलेशन दिया हो तभी हम उसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग नॉन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का पहले एक रिलेशन मिलना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे वेरी करता है, अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बट कंसेप्ट हमारे हमेशा सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड देखेंगे, कैसे हम लोग वेलोसिटी और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं एनालिटिकल। ऑल्दो हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया है अभी, बट हम फिर फर्दर डिस्कस